हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास में स्त्री जीवन के दुखों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण किया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने स्त्री की हर स्थिति का बड़ा ही बारीकी से वर्णन किया है। सुमन इस उपन्यास की नायिका और प्रमुख पात्र हैं। उपन्यास में कदम कदम पर सुमन के दुखों का बहुत ही बारीकी से चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उकेरा है। आज के अध्याय में हम सुमन की प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख पात्रा और नायिका सुमन का चरित्र चित्रण। दोस्तों, सुमन इस उपन्यास के नायिका और प्रमुख सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है। वो बहुत ही सुंदर और सेवा भाव के समन्वय पात्र के रूप में उपन्यास में प्रस्तुत हुई है। वह चंचल है और चंचल होते हुए भी चित्त की दुर्बलताओं को दूर करने की क्षमता है उसमें। उसका सौंदर्य बहुत ही सुंदर है और अत्यंत अंतर्दृष्टि वाली भी है। वो उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहली है अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा। दोस्तों, सुमन बहुत ही सुंदर है, मुग्ध मनोहर कारिणी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा है। उसका जो सौंदर्य है वो चंचल स्वाभिमान युक्त है। उसे अपने सौंदर्य पे बहुत घमंड है। लंबे केश, कुंदन से दमकता हुआ मुख, चंचल सजी मुस्कुराती आंखें आदि से शोभित अतुलित सौंदर्य की राशि के रूप में वह उपन्यास की नायिका के रूप में प्रस्तुत होती है। सुमन के लावण्यमय सौंदर्य पर भोली बाई भी चकित होकर कहती है कि अब तक सेठ वल्लभ दास जी मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस सुंदरी पर तो वो भंवरे की भांति मंडराएंगे। सुमन का सौंदर्य सेवा सदन उपन्यास का में ही आकर्षण का केंद्र है। दूसरी विशेषता है उसकी कि विलासिता में के प्रति आकर्षित, उसको विलासिता के प्रति उसका बहुत आकर्षण है। उसकी भोग विलास के प्रति अद्भुत ललक दिखाई देती है। वह इसे सम्मान समझती है। भोली बाई के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर वो पति गजाधर से कहती है कि वह चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। भोली बाई इस उपन्यास में एक वेश्या का पात्र होती है और उसके उसी मोहल्ले में रहती है। वो दिन रात देखती है कि उसके घर में किस तरह से अमीर लोगों का आना जाना लगता है और उसे ये सब सम्मान की बात लगती है। उसके बातों के विषय में प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। सुमन में कुशल गृहिणी का कोई लक्षण नहीं है। इसी कारण वह पति गजाधर के कम वेतन को, खुमचे वालों की वस्तुओं को अकेले ही खाकर समय से पहले समाप्त कर देती। एक तो उसका वेतन कम है, ऊपर से वो वेतन का सही उपयोग नहीं करती क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो सोचती है। पति गजाधर सुमन के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर हमेशा ही उसको खुश रखने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपने घर के काम भी स्वयं करता है। और जो पति जब उसको उसके घर अपने घर से बाहर निकाल देता है तो वैश्य बनना वह अपना सौभाग्य समझती है क्योंकि उसने भोली बाई का जो बाहर से जीवन देखा था उसे सिर्फ वही दिखाई देता था। और जब वो सुमन से सुमन बाई बन जाती है तो उसका ये कथन है कि मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा आज हो रहा है उसका शतांश भी नहीं होता था। यानी कि वैश्य बनकर वो एक तरह से खुश हो जाते, उसे लगता है कि लोग मेरा आदर कर रहे हैं। वो बोलती है कि एक बार मैं सेठ चिमन लाल के ठाकुर द्वार पर झूला देखने गई थी, लेकिन उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया था। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर ना जाने दिया। लेकिन कल उसी ठाकुर द्वार में जब मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरणों से मंदिर पवित्र हो गया। इतनी उसके अंदर भोग विलासिता के प्रति आकर्षण था। बाद में जब विठलदास उसे समझाता तो उसके ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस मार्ग को हे समझकर कहती है कि आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से मैं कुमार्ग में आई हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं अभी ऐसी अंधी नहीं कि भले बुरे की पहचान ना कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुमन का पति गजाधर जब उसे घर से निकाल देता है तो वो कुछ दिन अपनी सहेली के घर जाकर रहती है, लेकिन उसमें भी उसका पति मोहल्ले भर में उसके
उसको बदनाम कर देता है। तो इसलिए वो अंत में दुखी होकर वहाँ अपनी भोली बाई के पास जाकर रहने लगती है। सुमन का यह आत्मकथन नारी की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रायः तत्कालीन समाज में अपनी रक्षा का अन्य मार्ग न देखकर इन विचारों के अंतर्द्वंद्व में स्त्रियां वैश्या बनने के लिए बाध्य हो जाया करती थी। बड़ी ही बारीकी से जो प्रेमचंद है वो अपने उपन्यासों में हर बात को, स्त्रियों की हर मनोदशा का बड़ा ही बारीकी से चित्रण करने में सफल रहते हैं। तीसरी विशेषता है सुशिक्षित चतुर नारी। वो पढ़ी लिखी, विदुषी एवं चतुर नारी है और समय समय पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती रहती है। उसमें किसी बात को समझाए जाने पर अच्छे और बुरे का अंतर करने की अद्भुत क्षमता है और जब वैश्या बन जाने पर वह सदैव ज्ञान चक्षु खोलकर इस तथ्य पर मनन भी करती रहती है। अगली विशेषता रूप गर्विता। उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था, अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। सुमन का चंचल स्वभाव उसे अस्थिर बनाए रखता था और उसके ग्रहणी स्वरूप को भी विकृत कर देता था। वह अपने इसी स्वभाव को समस्त आपत्तियों का कारण मानती है। सुमन अपने अंतर से कहती है कि हाँ प्रभु, तुम सुंदरता देखकर मन को क्यों चंचल बना देते हो। मैंने सुंदर स्त्रियों को प्रायः चंचल ही पाया। कदाचित ईश्वर इस युक्ति से हमारी आत्मा की परीक्षा करते हैं अथवा जीवन मार्ग में सुंदरता रूपी बाधा आग में घी डालकर उसे चमकाना चाहते हैं। उसे लगता है कि जो हम सुंदर स्त्रियां होती हैं हमारा स्वभाव चंचल होता है और हमारी यही चंचलता हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पर हाँ, अज्ञानवश हम कुछ नहीं समझते और जो ये आग होती है वो हमें जला डालती है। यह बाधा हमें विचलित कर देती है। इस प्रकार सुमन अपनी आत्मकथन द्वारा व्यक्त कर देती है कि स्त्री का गौरव सौंदर्य एवं महत्व स्थिरता में है, ना कि उछलकर चलने में। संघर्षमय जीवन। दोस्तों, इस उपन्यास में सुमन एक ऐसी नारी का प्रतिनिधित्व करती है जो समस्त आपत्तियों का सामना करती है। अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भी वो स्वयं तैयार रहती है और इसका इल्ज़ाम वो किसी पर नहीं लगाती है। निर्लिप्त जीवन। सुमन सब कुछ क्रीड़ापूर्वक करती है, मतलब वो एक तरह से खेल खेल में करती है और बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से परिस्थितियों के साथ स्वयं को आनंदित भी कर रहती है, स्वयं भी खुश रहती है। जब वो दाल मंडी, जहाँ वो वेश्याओं की जो मंडी है उसमें उसको जब वो छोड़ रही होती है तो एक तरह से वहाँ पर वो अपने प्रेमियों को भी विदा करती है। स्वाभिमान तथा बुद्धिमान। सुमन बड़ी स्वाभिमानी है। पड़ोसियों ने उसके सौंदर्य, रीति व्यवहार और गुणों पर मुक्त होकर उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था और अपने इस गुण के कारण ही वह प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाहती है। पड़ोसियों के मध्य वैश्या पर बन जाने पर दाल मंडी में इसी प्रवृत्ति के कारण वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। आश्रम में जब वो अंत में सेवा सदन आश्रम में पहुंच जाती है और जो वहाँ पर निराश्रित युवतियाँ रहती हैं उनकी सेवा करती है, तो वो सेवा धर्म का पालन करके पति के सारे, और जब उसका पति उसे घर से निकाल देता वो कष्टों को झेल कर रानी बनकर सम्मान से रहने वाली महत्वाकांक्षा प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती है। धार्मिक पद। दोस्तों, सुमन वैश्य जीवन के कारण समाज में तिरस्कृत होती है। चंचलता और तृष्णा से विरक्त हो वह धार्मिक पथ का अनुसरण करती है। धन की अपेक्षा वह सेवा निरत हो जीवन को परिवर्तित कर देती है। उसका त्यागमय जीवन और सेवा भाव उसे अत्यंत ऊंचे स्थान पर बैठा देता है और अंत में गजानन सुमन की प्रशंसा में कहता है, मैंने तुम्हें आश्रम में देखा, सदन के घर में देखा, तुम सेवा व्रत में मग्न थी। तुम्हारे लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता था। तुम्हारे हृदय में दया है, प्रेम है, शांति है और सेवा है और धर्म के यही साधन है। तुम्हारे लिए उसका द्वार खुला है। अपनी इसी भावना के द्वारा सुमन सेवा सदन को आदर्शमय तथा उन्नत अवस्था तक पहुंचा देती है। निस्वार्थ त्याग वृत्ति में उसका चरित्र प्रकाशित होता है। दोस्तों, जब दाल मंडी से सुमन निकल जाती है और घर छोड़कर निकलती है तो वो अपनी बहन के साथ कुछ समय तक उसके पति के घर में भी रहती है, लेकिन वेश्या का कलंक होने के कारण उसे वहाँ से भी वो घर छोड़ना पड़ता है और वो चलते चलते अपने पति द्वारा बनाए हुए आश्रम में पहुँच जाती है। इस आश्रम में गजाधर उनको कई निराश्रित युवतियों को अपने आश्रम में उसने शरण दे रखी थी और उनके
सेवा करना ही वो अपना धर्म समझता था। सुमन वहाँ पहुंचकर वह भी उनकी सेवा में लीन हो जाती है और अपने जीवन को इसी उसमें निकाल देती है कि वो सदन में रहकर हमेशा उनकी सेवा करेगी। और यही सुमन की चरित्र की विशेषताएं थी कि वो अपने सारे दुखों को झेलते हुए आगे बढ़ती है, घबराती नहीं है और उसके बाद अंत में वो सदन में पहुंचकर वहां पर रहने वाली युवतियों की, महिलाओं की निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देती है। तो दोस्तों, ये आज के अध्याय में हमने प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास की नायिका सुमन के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा की। अगले अध्याय में हम इस उपन्यास के नायक गजाधर के चरित्र चित्रण की विशेषताओं को जानेंगे। इसके साथ ही हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।